गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम मालूम है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली, सेकेंड यूनिट अपन की चल रही है प्रभावी अभिगम शिक्षण के स्रोत। उसी प्रकार से हम सब इन चीज़ों में प्रणाली मतलब प्रभावी शिक्षण का अर्थ, प्रणाली, विशेषताएं, मूल्यांकन और अंतर्क्रिया विश्लेषण, भूमिका, अपन टैक्सोनॉमी पर इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया और अपना अगला चल रहा था अभिक्रमित अनुवेशन चल रहा था अपना टॉपिक। तो इसी में हमने आगे का उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उद्देश्य ये सारी चीज पढ़ ली थी कि अभिक्रमित अन्वेषण क्या है और किसने दिया किसने नहीं दिया, इसका इतिहास समझ लिया था कि भारत में कब आया और अमेरिका में इसका कहाँ विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों का अपन हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और हम आज अध्ययन करेंगे इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल और प्रोग्राम इंटरेक्शन यानी अभिक्रमित अन्वेषण के आधारभूत सिद्धांत। आज का अपना टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी अभिक्रमित अनुदेशन। तो आज हम अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पे अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत चलते हैं। तो इसी प्रकार से हमने एक चीज देखा था कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। तो अभिक्रम को ये कि एक बालक को एक शिक्षण को अच्छा प्रभावी बनाने के लिए छोटे छोटे पदों में अध्ययन कराना और ऐसे पद जिसमें बालक जल्दी से सरलता सीख ले, पद ज़्यादा बड़े भी ना हो और ज़्यादा छोटे भी ना हो, मतलब बच्चा एक लाइन के टॉपिक में उस चीज़ को समझ ले और उसके ज्ञान में बैठ जाए और खुद क्रिया करे, स्वगति से अपना मूल्यांकन कर रहे, तत्परता सीखे, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम कर चुके थे। इसी प्रकार से हम आज इसके सिद्धांत को अध्ययन करेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन में सिद्धांत का क्या महत्व है, सिद्धांत क्यों है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अच्छे अभिक्रमित अधिगम में अच्छा अधिगम सिद्धांत निहित होता है। जो अच्छा अभिक्रमित अधिगम है उसमें अच्छा सिद्धांत ही निहित होता है। इसी प्रकार से अधिगम की जो विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। इसमें अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु का सरल होना और विभिन्न पदों में विभक्त किया जाता है। जो ये सिद्धांत है इसमें यही होता है अभिक्रमित अनुदेशन। तो सिद्धांत से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सिद्धांत क्यों है, ये इसमें क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है। तो अपन को समझना जरूरी है कि अच्छे अभिक्रमित, अपन ने पढ़ा कि विषय वस्तु को विभिन्न पदों में विभक्त किया जाता है और अभिक्रम बनाते समय हमें पद क्रम में सावधानी और दक्षता पूर्वक होना चाहिए। इसलिए मतलब अच्छे से हमें पूछा है अभिक्रम अनुदेशन के सिद्धांत में, अच्छे अभिक्रम अनुदेशन में अच्छा अधिगम सिद्धांत निहित होता है। तो अभिक्रम अनुदेशन में विषय वस्तु को विभिन्न पदों में विभक्त किया जाता है, पद बनाए जाते हैं। कल मैंने बताया था छोटे छोटे अभिक्रम मतलब फ्रेंड बनाए जाते हैं। तो जो अभिक्रम बनाते समय उनके पद एवं क्रम सावधानी और दक्षता पूर्वक सुनिश्चित किए जाते हैं। जो अनुदेशन है इसकी सारी क्रियाएं होती है। अगर ये सारी चीज नहीं होगी तो क्रम अच्छा नहीं होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और एक अधिगमकर्ता के पद आवश्यक रूप से छोटे छोटे होने चाहिए जिससे वो से आसानी से तथा कम से कम त्रुटि करके सीख जाए। मतलब इसमें कैसे पद होने चाहिए, छोटे छोटे पद होने चाहिए जिससे कि वे त्रुटि के बिना ही सीख जाए, जिससे वे आसानी से तथा कम से कम समय में सीख जाए, ये भी होना चाहिए। तो इसके द्वारा एक आदर्श निष्कर्ष प्राप्त करने में कोई त्रुटि नहीं होगी। तो ये सारी चीज इसमें है, ये त्रुटि नहीं होगी। इसी प्रकार से जो अभिक्रमित अधिगम में प्रकृति, विषय, उद्देश्य जो होते हैं वो इस पर निर्भर करते हैं कि सिद्धांत कैसे होने चाहिए। जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग किए हो वो सिद्धांत होनी चाहिए। मतलब अभिक्रमित अनुदेशन अगर तुमको सीखना है, कुछ चाहते हो, तो ये पहले से ही मनोवैज्ञानिक तरीके से या प्रयोगशाला में नहीं तो अपने क्लियर रूप से देख लेना चाहिए कि सही है या गलत है, कि बच्चे इसमें बिना त्रुटि के सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, उनको मतलब समझ में आएगा नहीं आएगा, उनकी योग्यता का है या नहीं, ये सारी चीज होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमका इसमें जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, तो इसमें पहला सिद्धांत है अपना छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। अब ये छोटे छोटे पदों का जो सिद्धांत है इसमें बच्चा क्या करता है, पढ़ता है। क्या पढ़ता है, जो उसको छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं या पैराग्राफ है, जो सारी
चीजों को वो अध्ययन करता है, छोटे छोटे पदों का अध्ययन। तो किस प्रकार से करता है, तो इसमें यही होता है कि जो ये विषय वस्तु होती है उसमें छोटे छोटे पदों में विभक्त कर दिया जाता है। इन पदों का जो कितना आसान और छोटा होता है जिससे कि बच्चा आराम से उनको समझ ले, क्योंकि अगर नहीं समझेगा बच्चा का कमजोर छात्र भी एक बार में प्रस्तुत विषय सामग्री को आसानी समझ जाता है। छोटे छोटे पदों को इसलिए बनाया जाता है कि कमजोर बच्चा हो तो वो जल्दी से इस चीज को सीख जाए। अगर नहीं सीख पाएगा तो इसलिए बड़े पद नहीं है तो छोटे पद है, क्यों बच्चा कमजोर वाला सीख जाएगा, क्योंकि कमजोर बालक के लिए ये इसलिए है कि विषय सामग्री को आसानी से समझ सके। और क्या होता है कि सूचनाएं एवं प्रत्यय जो होते हैं छात्र आसानी से, कई जो पद अगर बड़े होंगे, पद कठिन होंगे तो बालक जो है वो उसको जल्दी से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे पदों का निर्माण किया जाता है और सरल पदों का निर्माण किया जाता है, जिससे बच्चा चाहे कमजोर हो चाहे वो अच्छा बच्चा हो, इंटेलिजेंट हो, वो भी इन चीजों को सीख जाए। मतलब इससे बच्चा पहले जो सिद्धांत है उसको पढ़ना सीखता है बच्चा, और इनको पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो क्या करता है, इनको समझ भी लेता है और ग्रहण करता है, और प्रश्नों के उत्तर भी सही दे देता है। अगर पद जैसे कि अगर छोटे छोटे पद हैं तो बच्चों के लिए क्या है, सरल होंगे, कमजोर बच्चे भी समझ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, जल्दी से आए, क्योंकि ज्यादा बड़ा मैटर दे देते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। और अगर एक एक दो लाइन में अपन इसको समझाते हैं लाइन के उस माध्यम से, तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। और वही चीज अगर तथ्य सूचनाएं जो भी है उनको बड़े रूप में कर दिया है, प्रश्न बड़े कर दिए, तो बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चा रुचि भी नहीं लेता है। इसलिए छोटे छोटे पदों का सिद्धांत इसलिए कि बच्चों को छोटे छोटे पदों में वो जल्दी पढ़ेगा और जल्दी सीख जाएगा। दूसरा इसका मतलब पॉइंट है, इसमें जो सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें बच्चा क्या करता है, लिखता है, यानी लिखता है तो मतलब क्या लिखता है, तो जो ये अधिगम प्रक्रिया में यदि छात्र क्रियाशील रहता है तो वह शीघ्रता सीखता है, यानी लिखेगा तो क्रियाशील रहेगा तो बालक जल्दी सीख जाएगा। तो वह शीघ्रता से सीखता है, जल्दी सीखेगा। क्रियाशीलता सिद्धांत क्या, करके सीखने का। अपन पहले भी इस पॉइंट को कई बार हर पॉइंट में क्रियाशीलता सिद्धांत जरूर आता है। तो अपन इसमें ये चीज सीख चुके हैं कि बच्चा इसमें क्या करेगा, क्रियाशील होएगा तो वो जल्दी लिखना सीख जाएगा और क्रिया जल्दी करेगा। जैसे कि अपन ने प्रश्नों के प्रकार दे दिए उसको, कैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, है ना, होते हैं ना क्रियाशीलता में प्रश्न कैसे होंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, जैसे बच्चा उसमें भर दे कि पढ़ लिया उसमें कि जैसे कि लाइन पढ़ी इसमें मैंने अच्छे अभिग्रह निर्देशन में अच्छा अधिगम सिद्धांत नहीं करा, तो अपन ने इतना लिख दिया उसमें अपन ने छोड़ दिया। अब बच्चे ने ये लाइन पढ़ी और अपन ने प्रश्न दे दिया कि अच्छे अभिगम निर्देशन में सिद्धांत नहीं होता है, कौन सा सिद्धांत नहीं होता, बच्चे समझ में आ गया, अच्छा अधिगम का सिद्धांत। तो ये सारी चीज इसमें आती है, इस वाले में क्रियाशीलता आती है। तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी से जल्दी इसमें सीख जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर सीख जाएगा तो वो जल्दी से लिख देगा कि क्या नहीं होता है क्या नहीं होता है, तो खट्टे कर देगा। तो इसी प्रकार से रिक्त स्थान पर दे देते हैं, या फिर एक छोटे से लघु छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं कि मतलब सिद्धांत, मतलब जैसे सोच लिया पदों का सिद्धांत, उसमें क्या है, छोटे पदों के सिद्धांत में क्या है, आगे चलेंगे पढ़ना, ये सब क्या होती है, प्रक्रियाएं हैं, ये सारी क्या है, प्रक्रियाएं कि बच्चा इनमें क्या करेगा, प्रक्रियाएं। तो बच्चा अगर सिद्धांतों को पढ़ेगा तो छोटे छोटे पदों में तो पढ़ना सीखेगा, क्रियाशीलता में लिखना सीखेगा। जैसे कि अपने छोटे प्रश्न दे दिए, रिक्त स्थान पूर्ति वाले दे दिए, या फिर वस्तुनिष्ठ एवं पढ़ने वाले दे दिए, तो बच्चा से क्रियाशील होकर करके सीखता है। और ऐसी स्थिति में उसे अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित कर क्रियाशील रहना पड़ता है, क्योंकि वह सब कार्य करके सीखता है। अतः इससे उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं, जो खुद करके सीखेगा तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होंगे तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी प्रकृति का होता है। इस प्रकार अभिक्रमण अधिगम क्रियाशीलता सिद्धांत पे आधारित होता है, क्योंकि बच्चा खुद करेगा तो बहुत जल्दी सीखेगा। उसको अपने जैसे प्रश्नों के प्रकार लिखना, अपने एक चीज देखी ना कि मतलब क्रियाशीलता में कि लिखना है, पहले तो छोटे पदों में सिर्फ पढ़ लिया, कोई भी अपन ने पैराग्राफ दिया, 5-6 लाइनें दे दी, कुछ भी दे दिया उसको, जैसे कोई स्टोरी दे दी अपन ने तो स्टोरी उसने पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसमें से प्रश्न बना देते हैं, कोष्टक वाले बना दो, रिक्त स्थान वाले बना दो, कैसे बना दो। तो बच्चा खुद कर रहा है, पढ़ लिया उसने, क्रियाशीलता खुद करेगा, तो वो जो कहते हैं ना, जो अपन खुद कार्य करते हैं तो उसको अपन जल्दी सीखते हैं। और जो प्रत्यक्ष भी होता है, अपन के दिमाग में माइंड में बैठा होता है कि अगर उस चीज सामने आएगी तो अपन खुद से पहचाने कि मैंने किया है, जैसे अपना हैंड राइटिंग अपने लिखी तो अपन पहचाने कि मेरी। तो इसी प्रकार से ज्ञान क्या हो गया, स्थायी होता है। और प्रत्यक्ष होता है तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है, जिसमें है लिखना। इसी प्रकार से मतलब तीसरा सिद्धांत है पुनर्वलन का सिद्धांत। अब ये पुनर्वलन का क्या है, फीडबैक होगा। अब फीडबैक इसमें किसको, बच्चा खुद पहचान जाता है कि मैंने गलती कहाँ की है, इसलिए इसमें प्रक्रिया क्या होगी, जांच की और पुष्टिकरण की प्रक्रिया होगी। तो इसी के साथ में जो पुनर्वलन अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि करता है, मतलब जो होता है तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, की पुनर्वलन वाला है उसको तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत
का सिद्धांत। क्योंकि जो अभिक्रमित जो अनुदेशन है इसमें मालूम है छोटे पदों का अध्ययन है और इसमें बच्चे के सामने सारी चीज पूरी चीज उसके पास रहती है, उत्तर भी उसके पीछे लिखे होते हैं, समस्याओं के निराकरण भी पीछे लिखे होते हैं, सब चीज लिखी होती है। तो बच्चा उसमें देख पड़ता है, देखता पहले पढ़ता है, फिर अपने आप ही चेक कर सकता है। तो इसमें उसको हैंड टू हैंड उसको फीडबैक मिल जाता है, उसको खुद की जांच खुद कर लेता है और खुद फीडबैक मिल जाता है कि मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ नहीं करी, त्रुटि कहाँ थी, कहाँ नहीं थी, सारी चीजों को वो समझ सकता है। इसी प्रकार से अपन इसमें देख रहे हैं पुनर्गणन क्रिया की संभावना में वृद्धि करना वो खुद सीखता है। अभिक्रमिक अधिगम में अधिगमकर्ता को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं, है ना। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो पूरे उत्तर दे रहे हैं, छात्र हो चाहे छात्राएं हो, तो इसमें उत्तर से सही उत्तर को मिलाता है। यदि उत्तर सही रहता है तो अगले पद को पढ़ता है, यदि उत्तर गलत होता है तो पाठ को पुनः पढ़ता है और यही उत्तर तक पहुंचने की चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्काल प्रश्न पाने से उसे पुनर्गणन मिलता है, मतलब क्या मिलेगा, मिलता है, अधिक पढ़ने को प्रेरित होता है और पद को दूसरे पद को बढ़ते हुए अभिगम में अंत तक पहुंच जाता है। यानी एक पद से दूसरे पद पर, दूसरे पद से तीसरे पद पे। अगर उसका पहला पद ही खराब हो गया, जैसे कि अपन ने पहली लाइन उसको दी और इसमें उसने ही गलती कर दी उसको उत्तर लिखने में, तो फिर उसने पीछे पलट के देखा कि हाँ ये मेरा उत्तर गलत था, तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा से उस पद को पढ़ेगा, फिर उसमें सही उत्तर देखेगा, फिर लिखेगा। तो ये सारी चीज फ्रेम बाई फ्रेम चलती है इसमें। तो इसी प्रकार से जब तक वो एक फ्रेम कंप्लीट नहीं कर लेता, एक पद सही नहीं लिख लेता है, तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे पे नहीं जाएगा। अगर उसका सही हो जाता है तो दूसरा पढ़ता है और इसी प्रकार से दूसरा तीसरा ऐसे करते जाएगा और खुद ही को फीडबैक मिलता जाएगा कि मैंने सही करा, ये गलत करा, क्या करा। तो वो जांच और प्रतिपुष्टि और वो पुष्टिकरण फीडबैक खुद प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से मतलब जो चौथा है, चौथा पॉइंट है हमारा इसमें, स्वयं गति से सीखने का सिद्धांत। मतलब स्वयं गति से यानी तत्परता से, रुचि से। इसमें अग्रसर शब्द दिया हुआ है, अग्रसर मतलब कि कैसे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए वो क्या करें। तो यही है कि सेल्फ, इसको कहते हैं सेल्फ पैसिव, कहते हैं ना कि पढ़ना है क्या करना है क्या नहीं करना है, तत्परता का इन सबका। तो स्वयं गति से सीखने का सिद्धांत, जो ये अभिकृत अनुदेशन जो है अपन पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो ये टॉपिक इसलिए है कि इसमें अगर शिक्षक भी ना हो तो बालक आराम से अध्ययन कर सकता है। कल अपने ये सारी चीजों को समझाता कि व्यक्तिनिष्ठ विधि है, एक तंत्रीय विधि है, ये सारी चीजों का अध्ययन किया था आपने। तो उसी से यही साबित होता है कि अभिगम अनुदेशन है ये ऐसा अधिगम है जिसमें शिक्षक की अनुपस्थिति हो, शिक्षक ना भी हो, तो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। तो स्वयं गति से सीखने का सिद्धांत में यही है कि बच्चा खुद की, इसमें अगर खुद की गलती को सुधारता है, कोई डांटने वाला नहीं होता, कोई कुछ करने वाले, तो खुद की गलती को सुधार सकता है, खुद पढ़ सकता है, तो उसको कोई हेजिटेशन भी नहीं होती है, घबराहट नहीं होती कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई टोकने वाला नहीं होता। लेकिन इसमें यही है स्वयं गति से बच्चे की जैसी मतलब उसकी मानसिकता होगी, उसकी योग्यता होगी, उसकी क्षमता होगी, उस गति से वो सीखता है। इसलिए इसमें यही होता है कि स्वयं गति का जो सीखने का सिद्धांत है वो इसी में यही है कि बच्चा इसमें अग्रसर होकर सीखता है। जैसे कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के शोध कार्य के अनुसार यदि विद्यार्थी को स्वयं की गति से सीखने के अवसर मिले तो वे क्या करेगा, अधिक सीखेगा। जो भी अपन कहते हैं ना कार्य खुद करो, करके सीखो, और खुद करते अगर उसको मौका मिलेगा तो खुद जल्दी सीखेगा, और अगर जल्दी सीखेगा तो उसकी गति क्या होगी, खुद की गति होगी। अब वो चाहे वो धीमी गति से सीखे चाहे वो सीखे, इसमें यही है कि इस अधिगम का संबंध व्यक्तिगत भिन्नता से होता है। किससे होता है, तो किससे होता है, स्वयं गति से जो भिन्नता पाई जाती है बालकों में, विद्यार्थी में सीखने की, तो उस गति से सीखने का सिद्धांत मतलब यही है कि वो उसकी क्रिया सीखता है, कितनी जल्दी सीखता है, कितनी जल्दी सीखता है। कई बच्चे क्या बहुत जल्दी सीखते हैं, कई बच्चे बहुत धीमी गति से सीखते हैं। तो इसमें यही है कि बच्चे की व्यवस्था है वो कैसे सीखता है, कैसे नहीं सीखता है। इसलिए स्वयं गति से सीखने का सिद्धांत इसलिए कहा गया है कि जैसे कि किसी बालक को किसी प्रयोगशाला में लिया जाता है, लेके जाते हैं, तो कई बालक क्या है, एक बार जैसे टीचर ने समझा दिया तो वो उस चीज को बहुत जल्दी कर लेते हैं। कई बालक कैचिंग पावर अच्छी होती है किसी किसी की, और कई बालक क्या होते हैं जिनको कितनी दो तीन बार समझा तो नहीं कर पाते। लेकिन इसमें यही है कि उस चीज को वो नोट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे अपने एक एक टॉपिक क्लियर कर ले, एक एक को वो कर ले, तो वो जल्दी से कर लेते हैं। तो स्वयं गति का फायदा यही होता है कि बच्चा खुद की क्रिया करता है, आराम से धीरे धीरे कर सकता है, उसकी खुद की क्रियाशीलता, दक्षता, क्षमता है उसकी कि वो कैसे करे कैसे ना करे। तो स्वयं गति का सिद्धांत भी यही है कि बच्चे को इसमें खुद की गति का ध्यान होना होता है, खुद अग्रसर होकर खुद फीडबैक प्राप्त करके खुद की जांच खुद कर लेता है, तो इससे इसको फायदा होता है और खुद अपनी गति से सीख लेता है। अगला इसी प्रकार से है हमारा 5वां पॉइंट है कि सिद्धांत का छात्र परीक्षण का सिद्धांत,
यानी जांच करना या मूल्यांकन करना। तो कौन करेगा? बालक खुद का मूल्यांकन खुद करता है, किसी शिक्षक की किसी की आवश्यकता नहीं होती। छात्र परीक्षण का जो सिद्धांत है इसमें यही है, किसी की आवश्यकता नहीं, वो खुद कर सकता है। तो ये सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, नियमित रूप से छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है कि बालक ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो ये क्या है, जो छात्र परीक्षा सिद्धांत है ये स्वाध्याय पे है, स्व अध्ययन की गति पर है कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा, उनकी गति होती है बालक की कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो ये इस चीज पे आधारित होती है और छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है नियमित रूप से जो छात्र से इसमें। और क्या होता है कि जो भी क्रम प्रस्तुत किया जाए तो पूर्ण निर्णय लिया जाता है इस संबंध में, जिससे कि छात्र का अध्ययन कर समझ सके, जिसके लिए विषय वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों को बांटकर एक विशेष क्रम में विभाजित किया जाता है। और जो पद फ्रेम तैयार किए जाते हैं तो उसमें जो भी फ्रेम तैयार किए जाते हैं तो बालक स्वयं उसको अपनी गति से सीख सकता है। तो इसमें यही है कि जो अनुदेशन हमने पढ़े थे तो इसमें यही था कि बालक को एक तो इसमें क्या होता है, स्वाध्याय खुद अध्ययन की सीख जाता है, स्वयं गति से सीखता है, क्रिया सीखता खुद की होती है, उसकी समझ होती है, रुचि होती है। तो सारी चीजों का यही मतलब है कि जो अपन ये पढ़े हैं तो इसमें एक चीज यही दी है कि अच्छे अभिनव निर्देश में अच्छा अभिनव सिद्धांत नहीं होता है। यानी अगर अच्छा अभिकरण अनुदेशन है, मतलब जो सिखाने वाले जिनने जो चीज तैयार की है तो उसमें एक अच्छा अभिनव सिद्धांत नहीं होता। मतलब अभिकरण अनुदेशन में यही कि बालक में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, उसको कोई हेजिटेशन नहीं है, बालक अपनी क्रिया है, मतलब बालक इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, किसी की कोई वो नहीं होती है, इसलिए बालक अपने सीख सकता है। तो इसी सिद्धांत में यही फायदा है कि बालक जैसा सीखना चाहे, जिस गति से सीखना चाहे वो उस गति से सीख सकता है। तो इस प्रकार हमने क्या करा, अब ये सिद्धांत अपने देखिए अभिकरण अनुदेशन के सिद्धांत 5 सिद्धांत के बन गए। अब ये सिद्धांत कौन कौन है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और पुनर्वलन का सिद्धांत, तात्पर्य प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, ये दोनों एक ही सिद्धांत है। आप इसको एक सिंक में भी लिख सकते हो और ऐसे भी दोनों क्रम में लिख सकते हो। तो इसमें यही है कि ये पद जो विषय वस्तु के पद जो होते हैं, आपने छोटी कक्षाओं में भी देखा होगा कि अपन इकाई योजना बनाते हैं। कई बार अपन ने पढ़ा है, तो पिछले अपने शिक्षकों ने अपन को पढ़ाया है, तो इकट्ठा पूरा चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ाते। कभी भी देखा है नहीं पढ़ाते हैं अपन पढ़ चुके हैं चीजों को तो नहीं पढ़ाते। वो हर चैप्टर के जैसे अगर 2 ही पढ़े तो एक एक दुआ ऐसे करके 2 या ऐसे जितना टाइम देते हैं उसके अनुसार पढ़ाते हैं। तो जैसे कि शिक्षक अपन को पढ़ाते हैं एक तरफ अलग अलग इकाई योजना बना दी कि इसमें इतना जैसे इस चैप्टर को 5 दिन में पूरा करना है, इसको 6 दिन में कर लिया। तो उसी प्रकार से तो छोटे पद बना लिए, तो वही है ये फ्रेम जैसे छोटे पदों का अध्ययन, तो उसको पहले शिक्षक अच्छे से समझा देता है, जैसे कोई कहानी कविता भी उसको समझा देता है। अब समझा दिया तो उसमें से फिर प्रश्न बनाए जाते हैं कि बालक को कितना समझ में आया कितना नहीं आया, तो उसको यही कि प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे कोई कहानी पढ़ा दी, जैसे अपन पहले पढ़े हैं कि झांसी की रानी की, तो उसमें सर पूछ लिया अपन ने पढ़ाया जितना कि उनके नाम क्या था पूरा, उनका बचपन का नाम क्या था। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनाते जाते हैं, तो फिर पूछ लो उनसे, बच्चा उत्तर दे देगा। अगर उत्तर दे देता है तो वो उसको मालूम है। तो ये तो अपन का एक तरीका हुआ था क्या, ये वैसे माध्यम था जो पहले व्याख्यान के से बच्चों को समझा दिया था। लेकिन जो अनुदेशन पढ़ रहे हैं ना अभिकरण अनुदेशन, तो एक ये है कि इसमें बच्चे को या तो कंप्यूटर की सहायता से या फिर किसी पेज में इसमें लिखकर उसको बना दिए जाते हैं और उसमें से प्रश्न को उत्तर दे, छोटे छोटे प्रश्न देते हैं, पैराग्राफ पढ़ लिया उसने, फिर उसमें उसका छोटे छोटे प्रश्न बना दिए, तो वो प्रश्नों का उत्तर उसी में ढूंढेगा और उत्तर पीछे लिखे होते हैं और चाहे पलट के उसको जब वो लिख लेता है तो वो देखता है कि हाँ मैंने सही किया या नहीं किया। तो ये सिद्धांत इसी में काम करते हैं कि बालक को किस तरह से पढ़ाना है। तो पहले छोटे पदों का बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, पढ़ने की। तो प्रक्रिया क्या है, पढ़ने की। फिर क्रियाशीलता में क्या होता है, लिखना। जानते हैं अपन क्रियाशीलता क्या, करके सीखना, खुद करना, स्थायी ज्ञान होता है करके सीखते हैं। कई प्रयोग वगैरह ये करते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रियाशीलता सिद्धांत बहुत मान्य होता है, क्योंकि इसमें यही है कि बच्चा खुद क्रिया करता है, खुद सीखता है, उसका ज्ञान स्थायी रहता है, प्रत्यक्ष रूप से रहता है। तो ये क्या हो गया, लिखना। इसमें बालक क्या करेगा, जैसे कि उसने पैराग्राफ ये पढ़ लिया, इसमें अगर प्रश्न दे दिए उनमें से ढूंढेगा कि इसमें क्या शब्द आएगा, तो वो उसमें लिखेगा, या रिक्त स्थान की पूर्ति करो, या बस छोटे लघु प्रश्न दे दिए या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इनका माध्यम ये होगा। इसी प्रकार तीसरा पुनर्वलन, जब वो लिख लेगा तो उसमें क्या प्रश्न जांच करेगा अपनी, और फिर क्या जांच करेगा, क्या कहेगा कि हाँ कि मैंने ये सही किया, ये गलती किया, अपनी त्रुटियों का वो पता लगा लेता है। और त्रुटि का पता लगा के उसको ये होता है कि उसने सीखा या नहीं सीखा।
तो त्रुटि का पता लगाने से ये खुद की बच्चा खुद की गति से खुद के दिमाग से वो सोच सकता है अपनी क्षमता की उससे, और वो समझ जाता है कि मैंने सही किया या नहीं किया। त्रुटि का पता लगाना। पुनर्वलन में पढ़ने की चीज पढ़ी है, पुनर्वलन होता क्या है? तो पुनर्वलन हमने सब पढ़ा था। पुनर्वलन क्या है? फीडबैक देना। पुनर्वलन यानी किसी को उत्साहित करना। तो हमने पुनर्वलन के प्रकार पढ़े थे। जो पुनर्वलनीय शब्द है तो अपन पहले हमने थोड़ा बहुत इसको समझा था। तो पुनर्वलन क्या है, अपन इसको एक डिटेल में समझ सकते हैं कि पुनर्वलन क्या है। तो पुनर्वलन में कितने प्रकार होते हैं? इसके नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक, है ना। दो पढ़े थे अपन, पहले समझाया था मैंने। तो पुनर्वलन में इसमें पहले तो क्या था कि ये एक जो अपन सूक्ष्म शिक्षण जो कौशल तैयार करते हैं प्रशिक्षणार्थी को जो सिखाया जाता है, तो उसमें ये था पुनर्वलन कैसे देना है। तो सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्वलन का जो अपन पढ़ते हैं कि प्रशिक्षण कौशल के माध्यम से पुनर्वलन देना हर उसमें होता है कि सामने वाले से उनको क्या समझता है। तो इसमें जो अनुदेशन है इसमें तो ये होता है कि इसमें पुनर्वलन बच्चे को खुद का खुद मिल जाता है, खुद अपनी उससे सीख सकता है, खुद को पता लग जाता है मैंने क्या गलती करी है क्या नहीं करी है। लेकिन जो अपन जो माइक्रो टीचिंग वगैरह इनका करते हैं तो उसमें पुनर्वलन दो प्रकार का होता है, नकारात्मक सकारात्मक। तो सकारात्मक जो पुनर्वलन होता है, जो हमने पुनर्वलन समझा था ये शब्द, तो जो सकारात्मक पुनर्वलन था उसमें बच्चा और अग्रसर होता है, उसकी अच्छाइयाँ होती है उसमें सकारात्मक में। उसको अच्छा कहना, बहुत अच्छा कहना, वेरी गुड, शाबाश, पीठ थपथपाना और ऐसे करते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छा। तो वो तो ये बोल के हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा खुद की तारीफ खुद ही कर देता है कि हाँ मैंने किया, और गलती होती है तो उसको पता लग जाता है नहीं यार मैंने ये गलती कर दिया, तो वो होता है नकारात्मक। तो पैसे तो शिक्षक बोलेगा तो स्टूडेंट को बहुत बुरा लगेगा कि नहीं मुझे सर ने डांट दिया, मुझे ऐसा कह दिया। तो ये सारी चीज होती है। हम भी जानते हैं कई बार हमको डांट पड़ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें सर ने डांट दिया, मैं सर से बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। ऐसा होता है, कई बार होता है क्लास में, कई बार देखा होगा कि कई गलती होती है कि स्टूडेंट को तो ये पता नहीं होता है कि मेरे हाँ गलती है, लेकिन शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों की गलती को समझ जाता है कि बालक ऐसी गलती क्यों कर रहा है, ऐसी गलती क्यों कर रहा है। तो शिक्षक का राइट होता है कि उसको वहां रोके उन गलतियों के लिए, उसकी गलती सुधार करे। तो वो होता है पुनर्वलन। लेकिन इसमें यही है कि अगर सामने शिक्षक बोलेगा वो करेगा तो बालक को ये लगेगा कि नहीं मुझे ने डांटा ऐसा हुआ। लेकिन जो ये पुनर्वलन का सिद्धांत है, तार्किक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, इसमें यही है जो अभिगम अनुदेशन है, इसमें बच्चा खुद की त्रुटि खुद पता कर लेता है, खुद पता कर लेता है। तो यही है कि उसको पता लग जाएगा तो उसको दूसरे के सामने ये नहीं होगा कि मैंने गलती की, क्योंकि खुद को पता लग रहा है तो उसको खुद को मालूम मैंने क्या करा है, तो उसको मालूम चल गया कि गलती मैंने की थी, तो वो अपने आप सुधार लेगा। तो इसमें क्या होता है, उसका एक डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। तो भय खत्म हो जाएगा सिद्धांत निर्देशन में, तो बालक को किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आएगी अपने शिक्षक के सामने कि मैंने ये गलती किया था या क्या नहीं किया था। तो मतलब उसको खुद को फीडबैक मिल गया, खुद को पुनर्वलन मिल गया। अब अच्छा था या गलत था ये तो उस स्टूडेंट को खुद को पता होता है और सभी के सामने उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। इसी प्रकार से जो अपना था स्वयं गति से सीखने का सिद्धांत, जो स्वयं गति से सीखने का सिद्धांत है, इसमें यही होता है, कई बार हमने कई क्लास में देखा है जैसे शिक्षक बोल बोल के लिखा रहे हैं, कई बार लिखवाते हैं ना बोल के कि हाँ सुनती लेख वगैरह अपन बोलते हैं कि शिक्षक बोल रहे हैं अपन विद्यार्थी लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है स्वयं गति, तो कई बालक की स्पीड बहुत अच्छी होती है, कई गति से बहुत तेज गति से वो लिख लेते हैं कि शिक्षक बोले और उन्होंने लिख लिया। उसी में ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो शिक्षक के बोलते हैं तो वो एक बार लिख नहीं पाते हैं, कई बार कहते हैं सर दोबारा बोल दो, उसको दोबारा कर दो, दोबारा बता दो, मैं पीछे रह गया, मैं लिख नहीं पाया। तो ये स्वयं गति का सिद्धांत, इसका अभिनव निर्देशन भी ये सिद्धांत में ये फायदा है कि बालक को दोबारा किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही उस पेज को पलटेगा और उसमें पढ़ लेगा। या फिर कंप्यूटर में स्लाइड्स वगैरह बनी होती है या फिर पेज जो होते हैं ये बनाते हैं ना पावर पॉइंट वगैरह इनमें बनाते हैं, जैसे करके तैयार कर लेते हैं डायग्राम वगैरह, तो वो क्या करेगा पहले पढ़ लेगा और फिर उत्तरों के प्रश्न उसमें से उत्तर देगा, तो फिर उसमें उत्तर मिलाएगा, गलती होगी तो दोबारा जाकर उसको दोबारा पढ़ लेगा, देख सकता है, दोबारा पढ़ सकता है। उसमें ये नहीं है कि जैसे कि अपन की जो नॉर्मल पढ़ाई होती है जो क्लास में होती है तो बालक को पूछा और वो नहीं बता पाया, कई बार नहीं लिख पाया, उसका छूट गया, और प्रश्न पूछे तो वो कह देगा सर मैं तो लिख ही नहीं पाया था, ये नहीं कर पाया था। लेकिन इसमें यही है स्वयं गति से सीखने का सिद्धांत, मतलब ये सिद्धांत जो है इसको बच्चा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, एक तंत्र ही उसका सिद्धांत है इसमें, मतलब वो स्वतंत्र है, अपने आप कर सकता है, उसकी अपनी शासन प्रणाली है। मतलब सोचो एक तंत्र जो शासन पढ़ा है ना, एक राजा का शासन होता है, एक ही उसका वो होता है। कई बार हमने उसमें क्या व्यवसाय में पढ़ा है, तंत्रीय बहुतंत्रीय से पढ़ा है, तो जो एक उसमें होता है तो एक जो चीज होती है सर्वे सर्वा वो खुद ही होता है, वो चाहे जो कर सकता है।
उसी प्रकार से स्वयं गति में सीखने का सिद्धांत यही है कि कमजोर बालकों के लिए बहुत उचित वो है कि बालक कमजोर हो चाहे वैसा हो तो वो अपनी गति से सीख सकता है, अपना क्रियाशील होकर सीखेगा, उसको जितना मन करेगा उतना सीखेगा। तो और क्या करेगा, इसमें शीघ्रता से सीखेगा। और शीघ्रता से सीखने में क्या होगा, जो भी कार्य है, कक्षा कार्य है, पुस्तकालय कार्य है, तो इसमें वो उसको पढ़ना आदि वो स्वतंत्र है, स्वयं गति से कैसे भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो अपना अब 5वां पॉइंट है, छात्र परीक्षण का सिद्धांत। अब छात्र परीक्षण कैसे करेगा, छात्र परीक्षण कैसे कर सकता है। जो जनरली क्लासेस चलती हैं उसमें छात्र खुद परीक्षण नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है कि छात्र परीक्षण, जैसे आप क्लास में बैठे हो, शिक्षक ने प्रश्न पूछा नहीं बता पाए, लेकिन क्या पता उस विद्यार्थी को आता हो और वो टीचर के डर के मारे या टीचर के सामने नहीं बोल सकता। कई बार ऐसा होता है कि अपन कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन किसी ने पूछा तो अपन नहीं बोल पाते, अपने वो चीज़ अंदर की अंदर रह जाती है। कई बार रह जाती है, हमने कुछ सोचा हुआ कि नहीं मैडम मैं ऐसा बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। जैसे किसी के स्टेज में बोलना है तो अपन जाते हैं तो कई चीज़ें ऐसी बोलने वाली होती है जो अपन खुद बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते, अपने अंदर रह जाती है। लेकिन जो जो अपन का ये अभिनव अनुदेशन का जो सिद्धांत है इसमें यह है कि छात्र परीक्षण का सिद्धांत, यानी छात्र खुद का मूल्यांकन खुद कर रहा है, खुद की खुद सुन रहा है, खुद के मन में जो बोल रहा है वो खुद सुन रहा है, अपने मस्तिष्क में उसके जो चलन कर रहा है, मतलब खुद अपना सोच सकता है कि मैंने कितनी गलती करी थी, कितनी नहीं करी। किसी और को पता तो लगनी नहीं है कि कितनी गलती करी इसने, कि क्या नहीं करा। तो इसमें यही एक अच्छा सिद्धांत में यही फायदा है कि इसमें छात्र खुद का परीक्षण खुद कर लेता है, खुद की जांच खुद कर लेता है। तो इस प्रकार से आज अपन के अनुदेशन में यही हुआ कि अपन ने ये देख लिया कि सिद्धांत से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको ये सारे सिद्धांत समझ में आ गए होंगे कि इनमें क्या है क्या नहीं है, तो ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो ये सारी चीज हमें समझ में आ गई। तो ये तो अपन के सिलेबस के मोस्ट जो थे, जो अभिकलन अनुदेशन के आधार सिद्धांत, जो ये सिद्धांत यही है कि अभिकलन अनुदेशन है क्या है। तो इसके माध्यम से अपन पूरे अभिकलन अनुदेशन को समझ सकते हैं कि जो अभिक्रमिक अनुदेशन होता है तो इसमें एक अच्छा अधिगम होता है, यानी सीखने वाले के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत है ये, क्योंकि इसमें कोई डांटने वाला, कोई मतलब बोलने वाला कोई नहीं रहता, इसमें तो विद्यार्थी खुद ही सारी क्रियाएं करता है। तो जो अभिकलन अनुदेशन में विषय वस्तु को विभिन्न पदों में विभक्त किया जाता है, मतलब जो विषय वस्तु को अलग अलग पदों में बांट दिया जाता है, जितना भी उनको पढ़ना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, जिससे कि बालक अच्छे से और शीघ्रता से सीख ले और उसको उसमें कोई परेशानी ना हो। मतलब पद एवं क्रम सावधानी दस्तावेज सुनिश्चित किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं अभिक्रम वो इस प्रकार के होते हैं जिससे बच्चे को कोई परेशानी ना हो और आराम से वो सीख जाए। इसी प्रकार से अब इसमें क्या है, जो अधिगम होता है तो इसकी जो विषय और उद्देश्य होते हैं जो इसी में निहित होते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे इसमें प्रभावी शिक्षण पढ़ रहे थे अपन पहले, फिर इसमें अपने घूम के क्या शैक्षिक उद्देश्य। तो इन अभिकृत अनुदेशन का मतलब क्या है, ये अपन के शिक्षक विभाग विद्यार्थी विभाग के आधार पर वर्गीकरण किया गया था कि अनुदेशन के माध्यम से कैसे सिखाया जा सकता है, बच्चे को कैसे समझाया जा सकता है, तो ये सारी चीज इसमें आती है। तो इसी प्रकार से आज हम इन सारी चीज़ों पर सिद्धांतों को अच्छे से समझ चुके हैं, इनका वर्गीकरण हमने देख लिया कि इनका क्या है और इन पदों में क्या क्या चीज़ होती है, जैसे कि छोटे छोटे पदों में है पढ़ना और क्रियाशीलता में है लिखना और पुनर्मनन और प्रतिपुष्टि, इसमें क्या हुआ जांच या पुष्टिकरण या फीडबैक मिलना है ना, कि पृष्ठ पोषण मिलना, इसमें लिख सकते हो। और स्वयं गति के सीखने सिद्धांत में अग्रसर, यानी अगर बच्चा सीख गया, उसको समझ में आ गया, उसका ज्ञान स्थायी हो गया, तो वो उस चीज़ को और आगे बढ़ाएगा, अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। मतलब अपन भी है आज अपन सीख जाते हैं तो उसको सोचते नहीं इससे आगे अपन और चीज़ सीखें। जैसे कि साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाना सीख जाता है तो वो सोचता है कि नहीं मैं मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, और मोटरसाइकिल सीख जाता है तो सोचता है मैं फोर व्हीलर सीखूंगा। तो ये क्या होता है, ये ज्ञान एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो ये क्या है, इंसान की खुद की गति है कि उस चीज़ को कितने टाइम में सीखता है, कितने में नहीं सीखता। इसी प्रकार से पढ़ाई का सिस्टम होता है कि अपन को इतना पढ़ना है इतना नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ लिया तो सोचते हैं आगे इसको पढ़ेंगे। जैसे कि अपन को हिंदी पढ़ना सीखनी होती है तो मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, फिर व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण में पढ़ते हैं कि हाँ संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ ली, विशेषण पढ़ ली, ये सारी चीज़ क्यों पढ़ते हैं, क्यों व्याकरण के ज्ञान हो। तो इसलिए इसमें यही है कि इसमें जो गति है इंसान सीखेगा तो उसके खुद का ज्ञान होगा, खुद अपनी गति से सीखेगा, तो सारी चीज़ उसी पर डिपेंड करती है और इसमें मूल्यांकन। तो इसलिए कि अनुदेशन बहुत अच्छा माना जाता है कि बालक इसमें किसी की फाउंडेशन में नहीं होता, स्वतंत्र होकर वो सारी क्रियाएं कर सकता है और सारी चीज़ों को सीख सकता है। इसलिए इस अनुदेशन को बहुत अच्छा अनुदेशन कहा गया है, क्योंकि जो शिक्षक का व्यवहार होता है वो इसके माध्यम से वो सीख सकता है।
तो इसी के साथ में आज अपन का ये अभिकरण निर्देश के आरोप सिद्धांत यहीं पे खत्म होते हैं और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैंने इनको डिटेल से आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए या फिर कोई वो हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आज ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अपन के अभिकरण निर्देश सिद्धांत हो गए और ठीक है, धन्यवाद। और नहीं समझ में आए तो आप बताओ। थैंक यू।